नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बात, बाजार में आप देखिए चुनाव के नतीजों का इंतजार चल रहा है और एक बिल्कुल क्लासिकल जो मार्केट होता है रेंज बाउंड, वो इससे ज्यादा रेंज बाउंड मार्केट नहीं हो सकता। ये ना तो ब्रेकआउट देगा ना ब्रेकडाउन देगा, पूरे दिन आपको थकाएगा। और अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि गुरुवार को फाइनली एग्जिट पोल के नतीजे आए जिससे कुछ तो अंदाजा लगे और असली ट्रेंड तो मंगलवार को होली के बाद ही साफ होगा। कैश और वायदा दोनों तरफ आप देखिए औसत से कम कारोबार देखने को मिल रहा है, जो ये बता रहा है कि पार्टिसिपेशन नहीं है। हालांकि शुरुआत अच्छी थी तो दबाव आया क्योंकि मेटल और बैंकिंग इनमें थोड़ी बंदी हुई है। जो पोजीशन आज पूरे दिन में अगर बनी है तो मेटल स्टॉक साफ तौर पे दोनों स्टील और नॉन फेरस दोनों तरफ के आप देख लीजिए, उनमें काफी मंदी की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। और थोड़ी बहुत जो खरीदारी आई है वो कुछ आईटी और कुछ पावर शेयरों में देखने को मिल रही है सेलेक्टिवली। इसके अलावा बाकी का बाजार काफी हद तक बिल्कुल ट्रेंडलेस और खामोश सा पड़ा हुआ है। ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं आज? अब चूंकि इवेंट करीब आ रहा है तो अब राइटिंग का जोखिम बढ़ गया है और अब आप ऑप्शन लेने की सोच रहे हैं, ऐसा लगता है। और यहां भी खास तौर पे जो हो रही है, हालांकि कॉल और पुट दोनों तरफ बाइंग हो रही है, लेकिन 9000 और इसके ऊपर के लेवल पर कॉल्स में ज्यादा खरीदारी का इंटरेस्ट दिखाई दिया है। पुट में बाइंग का वॉल्यूम रिलेटिवली कम है और वहां पर 8800 ये सबसे पॉपुलर स्ट्राइक फिलहाल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये है बाजार की इस वक्त की बड़ी बात है। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में देखिए बेहद सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। 8977 का हाई है, 8932 का लो है। मुश्किल से 35 पॉइंट की रेंज में बाजार ने कारोबार किया है। लेकिन आप देखिए निचले स्तरों से थोड़े थोड़े सुधार के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट हो चुका है। बैंक निफ्टी ने अपनी कमजोरी कम की है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का 20,500 का जो अहम 20,550 का अहम सपोर्ट लेवल है उसके नीचे गया नहीं है। 20,550 का बैंक निफ्टी का लो है और निफ्टी का 8,932 का लो है। तो अपने अहम स्तरों को अब तक बाजार ने होल्ड किया है निचले स्तरों पर और अब 8,950 इस रेंज पर कारोबार करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी। प्रदीप बिल्कुल, और ऐसे में आज के दिन आखिरी सौदा में खास तौर पे हमारी नजर कहां होगी? कल खुलने वाले डी मार्ट के आईपीओ पर सबसे ज्यादा तो पैसे लगाएं, बिल्कुल लगाना तो होगा ही। एक्सपर्ट से पूछेंगे क्या हो स्ट्रैटेजी, कैसे मिले अलॉटमेंट। इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन के पसंदीदा शेयर्स आपको बताएंगे। इसके अलावा रोज की तरह अभी क्या लॉन्ग करें और क्या शॉर्ट, ये जानेंगे अब से कुछ ही देर में। निफ्टी पर कॉल लेंगे 3 बजे और 3:15 बजे होगा बीटीएसटी या एसटीबीटी, यानी आज लगाओ कल कमाओ। लेकिन जिन शेयरों से अब मजबूती आती दिख रही निफ्टी पर निचले स्तरों से जो सुधार हो रहा है टॉप गेनर निफ्टी के, आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट, ओएनजीसी, बीपीसीएल जैसी ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनियां और टीसीएस, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है। आज आईटी शेयरों में जो कमजोर शुरुआत हुई थी निचले स्तरों से टीसीएस ने आज रिकवरी का काम किया, सबसे बड़ा स्टॉक है निफ्टी का। इसके अलावा कमजोरी अगर आज दिख रही तो वो दिख रही है साफ तौर पर मेटल शेयरों में। हिंडाल्को टाटा स्टील तेजी से गिरते हुए और प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक और यस बैंक मुनाफा वसूली का शिकार होते दिख रहे हैं निफ्टी में। लेकिन खबरों का असर दिख रहा है बॉम्बे डाइंग में, जहां स्टेक बढ़ाने के बाद प्रमोटर्स कर रहे हैं स्टॉक में 5% की मजबूती। लेकिन हाँ, बॉम्बे बर्मा ये इसके विपरीत 4% कमजोर है। टीम लीज के लिए अच्छी खबरें, 4% ऊपर। और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन, उतार चढ़ाव भरा। शुरुआत कमजोर हुई कल मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद, और लेकिन निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी भी आप आते हुए देख सकते हैं। खबरों के दम पर ही एक्शन दिख रहा है। हैथवे केबल और डेन नेटवर्क ये तमाम शेयर ऊपर आते हुए दिख रहे हैं निचले स्तरों से सुधरकर। क्रॉम्पटन ने विदेशों में अपना एक कारोबार बेचा है, 2.5% की मजबूती यहां पर है। पीएनसी इंफ्राटेक को 1400 करोड़ का बड़ा भारी भरकम ऑर्डर मिला है, 3% का उछाल इस शेयर में आपको आज नजर आएगा। पावर स्टॉक्स आज के स्टार परफॉर्मर है। नई पावर पॉलिसी जल्द आती दिखेगी जिसमें कॉल लिंकेजेस, फ्यूल लिंकेजेस की बात कही जा रही है। इसके चलते प्राइवेट पावर प्लेयर्स काफी एक्शन में है। अदानी पावर, रिलायंस पावर, ये दोनों ही मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर है कि एडिबल ऑयल के एक्सपोर्ट पर रियायतें दी जा सकती है। आप देख सकते हैं रुचि सोया, गोकुल एग्रो, सामरी एग्रो जैसे शेयरों में आज एक्शन तेजी की तरफ आपको नजर आएगा। मेटल्स की जो हम बात कर रहे थे कमजोर शेयरों में, निफ्टी के दिग्गजों के अलावा सेल, वेदांता भी आज कमजोर है। वहीं कुछ मिड कैप जो बेहद मजबूती के साथ गर्मियां आ रही हैं, लगता है इस बार आइसक्रीम की खपत काफी ज्यादा होगी। वाडीलाल 100 रुपए ऊपर है। डेल्टा कोप में बड़ा उछाल है आज 12% का। टाटा मेटलिक्स, माइंट्री, इनफैक्ट नॉट माइंट्री बल्कि हेक्सावेयर, तमाम मिड कैप आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी हो रही है। और मोनेट इस्पात भी लगभग 6% मजबूत है। कमजोर शेयरों पर नजर डालिए भारत वायर रोप्स काफी लंबी तेजी के बाद आज करेक्शन। रिलायंस कम्युनिकेशन में भी वैसा ही हाल है। एचसीसी और आरईसी जैसे मिड कैप्स फिसलते हुए अपने ऊपरी स्तरों से। ये है इस वक्त बाजार में एक्शन वाले शेयरों का रुझान। प्रदीप बताइए क्या है सिचुएशन इस वक्त चार्ट पर? कुछ संकेत मिल रहे हैं कि 9,000 के पार निकलेगा या नहीं?
8,950 पे फिर से लौट रहा है बाजार, ये अच्छी बात है। 8950 के ऊपर इनफैक्ट जब खुला था तो मैं उम्मीद थी कि शायद तेजी दिखाएगा और हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन तेजी नहीं हुई और ऊपर जो 9,000 के लेवल छूने की कोशिश होनी चाहिए थी, हमने उसके काफी करीब जाकर दम तोड़ा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस था 8930 का, वो भी नहीं टूटा। तो इस लिहाज से आज बाजार बिल्कुल दायरे में है, किसी भी तरफ कोई आपको डिसाइसिव मूव नहीं दे रहा है। और ऐसी स्थिति में फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि अगर 8930 के ऊपर बना रहता है और क्लोज होता है तो राहत की बात होगी बाजार के लिए, कोई खास गिरावट देखने को शायद ना मिले। लेकिन यहां पर आप अगर ये देखें कि बाजार की जो चाल बन रही है, दरअसल निफ्टी ये आपके सामने आप देख सकते हैं, एक दायरे में रहते हुए लगातार अब हमें करीब 5-6 दिन हो चुके हैं, ऊपर की तरफ हम जाते हैं 8,990 तक पहुंचे और उसके बाद नीचे आ गए। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 8850 के आसपास से बाजार घूम जाता है। तो ये रेंज फिलहाल जो 150 पॉइंट की बनी हुई है, जब तक इसमें कोई डिसाइसिव मूव देखने को ना मिले, और पूरी उम्मीद है कि ये डिसाइसिव मूव एग्जिट पोल देखने के बाद शायद शुक्रवार को आएगा, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और बिल्कुल यही जो रेंज बाउंड मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं निफ्टी में, वही बात निफ्टी बैंक में भी दिखाई देती है। हालांकि यहां पर थोड़ा दबाव ज्यादा है और यहां पर एक क्लियरली डाउनवर्ड चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज भी हमने यहां ऊपर की तरफ आकर के जो मूव लिया उसमें कोई खास संकेत नहीं मिलते। दरअसल निफ्टी की तरह ही निफ्टी बैंक का भी हाल है, यहां पर भी आप ये कह सकते हैं कि इस रेंज के अपर एंड के पास हम आए हैं, लेकिन आज का जो दायरा है वो ना तो तेजी और ना ही मंदी करने के मौके आपको दे रहा है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच का बाजार पूरी तरह से नजर आता है। ऐसे में हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर क्या कहता है ये भी देख लें, किस तरफ इशारा कर रहा है हमारा ये मीटर, तेजी है या मंदी है। ओके 51, तो ये भी बिल्कुल 50-50 के मूड में है। बिल्कुल बीचों बीच कारोबार करता हुआ दिशा की तलाश में फेयर एंड ग्रीड मीटर भी, यानी कि संतोष वाला माहौल है, न लालच है न डर है इस वक्त बाजार में। चलिए कौन से शेयर ऐसे हैं जहां पर एक्शन काफी भरपूर दिख रहा है वायदा कारोबार में, लॉन्ग या शॉर्ट? गौरव बिस्सा हमारे साथ है बताने के लिए। गौरव, एक स्टॉक गेल, ये वाकई में सवाल खड़े कर रहा है कि ये लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट, क्योंकि स्टॉक में प्राइस मूवमेंट कुछ भी नहीं है। 27% उसके बावजूद ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है आज, और पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी बनी है। तो क्या कहा जाए, ये तेजी की तरफ ही और पोजीशन बनानी चाहिए या फिर इन लेवल्स पर कहीं रुकने थकने के संकेत दे रहा है, शॉर्ट किया जाए? इस स्टॉक पर क्या व्यू है एफएनओ ट्रेडर्स के लिए? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगा 1-2 रुपये अगर ऊपर आता है, थोड़ा ऊपर में बाय कीजिए आप। तो अभी इसका जो रेट चल रहा है 516, 517 चल रहा है। 518, 519 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स में। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 513, 514 का होगा। ऊपर में आपको 535, 540 तक के लेवल दिखा सकते हैं। ओके, तो तेजी करके यही चले, ये ज्यादा बेहतर होगा। जस्ट डायल एक और स्टॉक है जो दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त 558 के आसपास, और ये भी 19% ओपन इंटरेस्ट में आज इजाफा हुआ है। कुछ और बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, इसमें पोजीशंस काफी एग्रेसिवली लॉन्ग बनी है, बहुत ही लोअर लेवल से बनी है। तो मैं कहूंगा आप कर सकते हैं। आप 555 का इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए और एक बीटीसी ट्रेड आप कर सकते हैं 572 के लिए, 572, 575 के लिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो खुला बड़ा गैप से 4-4.5% नीचे है, वहीं से रिकवर हो के अब दिन के हाई पॉइंट पर आ गया, 1.5% ऊपर हो चुका है और 11-12% यहां भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो इस स्टॉक पर क्या राय है आपकी? इसमें मेरे हिसाब से फ्रेश रेजिस्टेंस तो नहीं करनी चाहिए। निचले स्तरों पर अगर आता है, कुछ ही देर पहले ये 795 के करीब ट्रेड कर रहा था, तो वो एक अच्छा लेवल था। यहाँ पर फ्रेश बाय की सलाह नहीं दूंगा मैं। ओके, और इस बीच पीडीलाइट एक और शेयर है जिसमें क्या शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, बताएं गौरव, क्योंकि स्टॉक 1% नीचे है और ओपन इंटरेस्ट 9% बढ़ा है। जी, इसमें बिल्कुल आप बना सकते हैं पोजीशन। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंट आपको देखने मिल रहा है। नीचे में आपको 2 या 3% का आपको बीटीसी ट्रेड मिल सकता है एसटीबीटी करके। मेटल्स कुछ शॉर्ट करेंगे? जिंक, टाटा स्टील, वेदांता सब कमजोर है, हिंडाल्को, और सब में ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त बढ़ा है, क्या करें? जी, टाटा स्टील को करूंगा मैं। हिंडाल्को 2 रुपए के स्टॉप लॉस आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन 3-4 रुपए के लिए आप कर सकते हैं। और टाटा स्टील मुझे लगता है 470 का लेवल एक बार टेस्ट हो सकता है। अच्छा, ये आईटी शेयरों में क्या हो रहा है? ये एक टेक्निकल बाउंस बैक है या कि वाकई में कुछ बढ़िया खरीदारी का मौका है, या उछाल में बिकवाली करेंगे? क्योंकि देखिए इधर टीसीएस बढ़ा, विप्रो थोड़ा मजबूत है, और मिड कैप्स में देखिए माइंट्री, हेक्सावेयर, ये सब ऊपर आ रहे हैं। क्या कुछ पसंद है आपको?
विप्रो अच्छा है। अगर आप प्रोमिनेंट नेम्स में देखेंगे तो मुझे विप्रो पसंद है, और दूसरा हेक्सावेयर अच्छा है, आप कर सकते हैं। 232-235 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो मिड कैप्स में मुझे लग रहा है हेक्सावेयर अच्छा रहेगा, और प्रोमिनेंट नेम्स में विप्रो अच्छा है। इन्फोसिस भी अच्छा है, लेकिन 1035 के ऊपर है। विप्रो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर पोजीशन तेजी की ओर बनाई जा सकती है। केनरा बैंक, इसे देखिए एफएनओ में 1.5% नीचे, 8-8.5% यहां भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। शॉर्ट करेंगे? यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि टू बी ऑनेस्ट बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं लग रहा है। ये थोड़ा सा डाउन है, अगर आप देखें तो भी दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। 1-2 रुपए नीचे और जा सकता है, लेकिन वहां से एक बाउंस बैक आपको देखने की जरूर मिल सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल आपके नहीं है। अच्छा, 2 मीडिया स्टॉक्स, डिश टीवी और सन टीवी, दोनों में थोड़ी तेजी की पोजीशन बनी। डिश टीवी ज्यादा बढ़ा है, 2% से ज्यादा। सन टीवी आधा 0.5% ऊपर है। 7% ओपन इंटरेस्ट दोनों में बढ़ा हुआ है। इन पर क्या राय है आपकी? इसमें मैं बेझिझक कहूँगा, आप सन टीवी बाय कर सकते हैं। 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में आपको 20 से 25 रुपया बीटीएसटी मिल सकता है। ओके, शुक्रिया आपका गौरव, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और लॉन्ग या शॉर्ट एफएनओ ट्रेडर्स की मदद करने के लिए आज आखिरी सौदा में। और बता दें आपको, रिलायंस म्यूचुअल फंड और सीएनबीसी टीवी 18 मिलकर आज मना रहे हैं म्यूचुअल फंड डे। हमें उम्मीद है कि आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होंगे, और अगर नहीं तो आज से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करें और अपने भविष्य की जरूरतें पूरी करने के लिए हर महीने की 7 तारीख को म्यूचुअल फंड में निवेश करें, यानी कि महीने की 7 तारीख म्यूचुअल फंड डे। पचास अंक नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी 18 अंक नीचे। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में लौटकर दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में 50 अंकों का नुकसान है, लेकिन असली एक्शन क्रिकेट के ग्राउंड पर भी चल रहा है। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में 7 विकेट गिर चुके हैं। अब सिर्फ हिंदुस्तान को 3 अच्छी गेंदों का इंतजार है, जो बाकी बचे हुए ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट ले चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज ही नतीजा आता दिखे टेस्ट मैच का, वहां पर भी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच नजर बाजार पर, और हमारे साथ आखिरी सौदा में अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ट्रेडबुल्स ग्रुप के चीफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर राजन शाह और रजत के बॉस.com के रजत बॉस। स्वागत है आप दोनों का ही सीएनबीसी आवाज पर। राजन, क्या किया जाए इस बाजार में? बाय, सेल, होल्ड, क्या स्ट्रेटेजी है इलेक्शन के नतीजे के पहले? जी राजन, आप ही के लिए सवाल है। हेलो, हाँ जी। नहीं, स्ट्रेटजी तो हमने पहले ही 1 महीने पहले आपके बजट शो में ही बता दी थी कि ये बजट जो है वो इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट देगा और मार्केट को फायर अप करेगा, और वैसा ही हो रहा है। और ऑब्वियसली होल्ड स्ट्रेटजी है, और प्लस जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो वहाँ पे हम हर एक लेवल पे बाय कर रहे हैं। सो स्ट्रेटजी तो यही है कि अच्छे स्टॉक्स पकड़े रहे, और मुझे नहीं लग रहा है कि यूपी का इलेक्शन डिसअपॉइंट करेगा। बीजेपी के फुल चांस है, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक 15 मार्च की इवेंट की बात है, फेडरल रिजर्व की रेट हाइक की, तो एक इनसाइट थोड़ा देना चाहूंगा। जून 2003 में फेडरल रिजर्व का रेट 1% था, और उसके बाद फेडरल रिजर्व ने 17 बार अपने रेट बढ़ाए 0.25% से। यानी जून 2006 में 3 साल के अंदर उसने रेट 1% से बढ़ा के 5.25% किया। उसी पीरियड में, यानी कि ये 3 साल में जब उन्होंने 17 बार रेट हाइक किया 0.25% से, उसी वक्त उसी पीरियड में बीएसई सेंसेक्स 200% बढ़ा। 3,600 वाला सेंसेक्स 10,600 हुआ। और ये 3 साल में पिछले 1 साल से हम बार बार सुन रहे हैं काफी सभी बिजनेस चैनल पे कि फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाएगा तो एफआईआईज चले जाएंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये 3 साल में जब फेडरल रिजर्व ने 17 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 0.25% से, तो टोटल नेट एफआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में 1,20,000 करोड़ आया। तो ये 15 मार्च की इवेंट को तो मैं नॉन इवेंट ही कहूंगा, और मेरे ख्याल से अगर ये साल में 2-3 बार फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाएगा तो भी उससे कोई असर नहीं होने वाला है। इंडिया में ग्रोथ है तो रिटर्न्स आएंगे तो पैसा आएगा, और मुझे लग रहा है कि एफआई का पैसा भले अभी थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली यहीं पे आने वाला है। रिटेल की लिक्विडिटी स्ट्रांग रहेगी, बिकॉज रियल एस्टेट में और गोल्ड में कोई अभी अपॉर्चुनिटी इतनी लग नहीं रही है, तो रिटेल का पैसा फाइनेंशियल सेविंग में ही आएगा, तो मार्केट में आने के फुल चांस है।
मेरे ख्याल से पी का री-रेटिंग होगा, सभी सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, बिकॉज जो स्टेप ये गवर्नमेंट ने पिछले 2.5-3 साल में लिए है, मुझे लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट अभी हम 17-18 और 18-19 के नतीजे में देखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के। तो ओवरऑल बहुत ही बुलिश व्यू है हमारा, और दिसंबर तक का हमारा 32,000 का सेंसेक्स पे टारगेट है। वाह, दिसंबर तक 32,000, यानी कि यहां से भी आप कम से कम 10% की अपसाइड और देखना। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि आपका मानना है कि बीजेपी जीत जाएगी इस इलेक्शन में, यूपी वाले इलेक्शन की हम जो बात करें, ये बताइए कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो निफ्टी कितना बढ़ जाएगा, और नहीं बनती तो करेक्शन कितना होगा? देखिए अनिल जी, ये मेरा मानना है कि जब एक व्यक्ति एक इतने बड़े देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं मैं, तो एक फोर्सेस ऑफ नेचर दे जॉइन हैंड्स टू मेक इट वर्क। और मुझे लग रहा है कि इनका इंटेंशन एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, और उनको देश के लिए कुछ करने की भावना है। तो मुझे लग रहा है कि नेचर उनको हेल्प करेगा, और डेफिनेटली वो आएंगे, और राज्यसभा में भी उनकी सीट्स बढ़ जाएंगी, तो काफी सारे लेजिस्लेशंस जो इसकी वजह से रुके हुए वो पास होंगे। आएंगे तो मार्केट में स्ट्रांग मोमेंटम रहेगा बरकरार। नहीं आएंगे इनकेस, जिसकी उम्मीद मुझे नहीं लग रही, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। थोड़ा सा करेक्शन आएगा, छोटा मोटा हो सकता है, 5-6% का करेक्शन आएगा, उसके बाद वापस मोमेंटम चालू हो जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। ठीक बात, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। रजत ये बताएं, इलेक्शन के पहले तेजी या मंदी करने वाले ट्रेडर्स के लिए जिनकी पोजीशन चली निफ्टी में, किसी की तेजी की होगी, किसी की मंदी की होगी, दोनों के लिए स्टॉप लॉस के लेवल क्या है? यार किसी ने अब आज के लिए पूछ रहे कि इलेक्शन के पहले पूछ रहे, कल तक बता दें, शुक्रवार तक, गुरुवार तक। नहीं, मैं ये कहूंगा कि 8850 के नीचे आपका स्टॉप होना चाहिए। 8840 लगा सकते हैं, 8820 लगा सकते हैं। दैट इज फॉर द बुल्स, एंड फॉर द बेयर्स 9020 के ऊपर में लगा के चलिए। इसके यही दोनों के बीच में अभी 150 पॉइंट का जो दायरा बताया था प्रदीप जी ने, उसी दायरा के नीचे या उसी दायरा के ऊपर आप स्टॉप लगा के खेलिए। एक चीज कहना चाहूंगा अनिल जी इसमें, कि आप एक चीज देखे होंगे, इतना दिन आप मार्केट में हैं, इलेक्शन होने के पहले जब रैली होता है, इलेक्शन की नतीजा कुछ भी हो, 2004, 2009 ये दोनों पार्लियामेंट इलेक्शन का देख लीजिए। इलेक्शन के बाद में रिजल्ट अगर पसंद ना आए तो उसी दिन बॉटम बन जाता है, और रिजल्ट पसंद में आए, बहुत अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज हो तो टॉप बनता है। और जिस तरीका का मूव आपने इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले देखे हैं, उसी का ऑपोजिट मूव एटलीस्ट इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने का कुछ दिनों बाद होता है। मान लीजिए कि ये जो ऊपर की तरफ अपने मूवमेंट देखें, इट इज एक्चुअली प्राइसिंग इन द बीजेपी विक्ट्री इन यूपी। अभी अगर वो आए तो उसके बाद में फ्रेश नया ट्रिगर के लिए आपका अप्रैल में जो 4th क्वार्टर रिजल्ट होगा, उसी का नंबर्स की उम्मीद रहेगा, इंतजार रहेगा। बट ये जो बीच का 15 दिन का मामला है, इसी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग होने की गुंजाइश है। इसीलिए अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आया, सिंगल मेजॉरिटी भी मिल गया, तो एक गैप से ऊपर खुल के टॉप बना के फिर प्रॉफिट बुकिंग होने का है। ऐसे ही मैंने देखा है, और इस बार ये पहला बार होगा जबकि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का इलेक्शन इतना मायने रखता है। नहीं तो पार्लियामेंट इलेक्शन ही ज्यादा स्टॉक मार्केट का ट्रेंड को डिटरमाइन करता है, बट उसके पहले क्या हुआ उसी के ऊपर में डिपेंड करता है। कभी ऐसा मैंने नहीं ये बताइए कि गैप अप तो 50 पॉइंट का भी गैप अप हो सकता है और 400 पॉइंट का भी गैप अप हो सकता है। कितना बड़ा गैप अप होगा अगर यूपी में बीजेपी की मेजॉरिटी आई तो? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रदीप जी। हम जबकि आपने टेक्निकल करते हैं, आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप मंथली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट में जब भी कॉम्प्रेशन होता है, उसी में आप देखिएगा कॉम्प्रेशन के बगैर कोई खास सस्टेनेबल अपस्विंग या डाउन स्विंग होता नहीं है। स्पेशली अपस्विंग होने के पहले बॉलिंजर बैंड में आप कॉम्प्रेशन देखेंगे मंथली चार्ट में, उसके बाद में एक बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ या एक ट्रेंडिंग मूव देखते हैं। वही आप एडीएक्स या दूसरा जो इंडिकेटर्स है उसी से जिसमें मिलता है कि क्या टाइप का मूवमेंट होने वाला है, उसको देखिए।
हम लोगों का प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी इंट्राडे रिकमेंडेशन देते हुए और इंट्राडे डिस्कस करते करते मंथली, वीकली, क्वार्टरली ये सब चार्ट देखना बंद कर दिया है। उसी में क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अभी एक रेंज एक्सपेंशन की संभावना बहुत कम है और मैक्सिमम अपसाइड अभी आप उम्मीद करेंगे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विच इज अभी मार्च से लेके मई तक 94 ओवर स्ट्रेच कर जाएंगे तो भी 9500 उसके ऊपर में दिखता नहीं है। और अभी अगर कोई खास करेक्शन भी दिखता नहीं है, जो कि मैक्सिमम कोई डिसअपॉइंटमेंट भी आए 8500, 8400 इसी के नीचे तुरंत जाने वाले संभावना थोड़ा कम दिख रहा है। रजत सर, ये बताइए मुझे, आप चूंकि कह रहे हैं कि आजकल तो डेली चार्ट्स देख देख के वो मंथली, वीकली चार्ट्स की आदत ही खत्म हो गई, ज्यादा आसान कौन सा है चार्ट पढ़ना, ये रोज रोज वाला है या थोड़ा लंबा वाला? देखिए, ये इंट्राडे इज प्योर गैम्बल, इंट्राडे इज एब्सोल्युटली रैंडम। इसमें बहुत कम आपका जो सिलेक्शन आपने किया वो करेक्ट हो गया तो वो यू आर वेरी लकी। बट डेली चार्ट उससे एटलीस्ट थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम होता है तो डेली चार्ट कुछ सिग्नल देता है, लेकिन जो ट्रेंड डिटरमाइन करता है वो है वीकली और मंथली चार्ट। एंड स्पेशली जैसा एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपने कुछ देर पहले उसका नाम लिया था, हम अभी बोल रहे हैं कि उसमें क्वार्टरली चार्ट में एक बहुत बड़ा रिवर्सल सिग्नल दिखा है, अपसाइड रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल, जस्ट डायल। देख लीजिए 7, 8, 9 क्वार्टर के बाद में शायद इस बार जो क्वार्टरली चार्ट में जो रिवर्सल सिग्नल आ रहे हैं ये बता रहा है कि अभी जस्ट डायल एक प्लेटफॉर्म कंपनी के रूप में अपना कमाल जो दिखाना है दिखाने की जगह पे पहुंच रहा है। तो क्वार्टरली चार्ट, मंथली चार्ट से लंबा पीरियड के लिए जो ट्रेंड रिवर्सल, लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल आता है, और मंथली और वीकली चार्ट से आपको एटलीस्ट इंटरमीडिएट, मीडियम टर्म सिग्नल मिलता है। और ये जो डेली और इंट्राडे चार्ट है ये एक्चुअली टीवी पे बोल के कुछ शबाशी लेने का जगह है, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता है। ये जो आप चर्चा कर रहे हैं अनिल, इस पे दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली ये कि इंट्राडे में अगर आजकल आप ट्रेड करते हैं तो आप कंप्यूटर के सामने ट्रेड कर रहे हैं, ये याद रखिए, क्योंकि इंट्राडे पूरी तरह से कंप्यूटर के जरिए, यानी जो हम एल्गो ट्रेड कहते हैं, उस पे चल रहा होता है। और जो थोड़े लंबे अवधि के चार्ट की बात रजत अभी कर रहे थे, अगर आप वीकली चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं बाजार को, तो जनवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर आज तक एक भी दिन प्रॉफिट बुकिंग का कॉल नहीं आया है। हम लगातार अप ट्रेंड में है। तो अगर आप प्योर वीकली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपने अभी तक अपनी पोजीशन होल्ड कर रखी होगी। एक भी जगह फिगर ही नहीं हुआ, नहीं हो रहे, कहीं भी नहीं हुआ, वीकली वाले नहीं, दिन गलती से भी नहीं हुआ। ये डेली वाले हो जाते हैं, वीकली वाले नहीं होते। डेली वाले भी मुश्किल से 5-6 बार होंगे मेरे ख्याल से, मतलब तो ये बात सही है। लेकिन डेली चार्ट जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए मेरे ख्याल से रजत, आज सबसे बढ़िया चार्ट अगर कोई होगा डेली वाला तो वो शायद भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन का होगा। नजर डालिए उस पर, कहां खुला, किस तरह से घुमा और कहां दिन के हाई पर ट्रेड कर रहा है, क्या हो रहा है इस शेयर में, और बढ़ेगा? देखिए अनिल जी, ये एक पहले एक मूवमेंट दिया नीचे, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस कॉल में नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट वो सब के कारण नीचे दिखाया। उसके बाद में एक शार्प रिकवरी दिया, उसके बाद में एक दायरा के बीच में घूमने चालू कर दिया और फाइनली एक 787 रुपया ऐसे ही कुछ लेवल पे ये अपना बॉटम बनाया इंट्राडे चार्ट में। और वही बॉटम मार्च फ्यूचर में 792 पे बनाया, और बनाने के बाद में जब ऊपर चलने लगा तो अभी आपका 787 या 792 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 845 से लेके 860 तक उम्मीद करिए, क्योंकि इसका जो मूवमेंट अभी दिया है इसको देखते हुए और इसकी पुरानी चाल देखते हुए लगता है कि 850 के आसपास ये लेके चला जाएगा 1-2 दिन में। उसके बाद क्या होगा वो देखेंगे। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक आध रिपोर्ट को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट बेरिश हैं कल की कॉन्फ्रेंस के बाद। और अब 550, मुझे जो वर्स्ट टारगेट दिखाई दिया है इसमें, वो 550 का टारगेट मैंने रैली ईयर का देखा है। ऐसी स्थिति में राजन, सवाल ये उठता है कि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग को ही ट्रेड करना है या निवेश करना है तो क्या भारत फाइनेंशियल ही एक स्टॉक है या इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है? काफी बेहतर ऑप्शन है प्रदीप। एक्चुअली भारत फाइनेंशियल अगर आप देखो तो फंडामेंटली रिचली प्राइस तो है ही, प्लस ये नेगेटिव न्यूज कल की जो कॉन्फ्रेंस में आया
तो उससे मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल्स और भी थोड़े डिटीरियोरेट हो गए हैं। अगर आप देखो तो इस साल की अर्निंग्स के बेसिस पे भारत फाइनेंशियल का पीई 20 का है और प्राइस टू बुक भी अगर आप देखो तो मोर देन 4 है। तो मेरे ख्याल से ये मोर देन फुल्ली प्राइस्ड है। मुझे लग रहा है कि ये 700 के नीचे जाना चाहिए। बट अगर ये सेक्टर को ये सेक्टर में अगर आपको निवेश करना है तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन प्ले जो मुझे लग रहा है आज के सिनारियो में वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लग रहा है। 290 रुपए का भाव है और रूरल इंडिया पे फोकस है। 1 करोड़ घर बनाने की बात की है बजट में अरुण जेटली जी ने। तो मेरे ख्याल से इनकी 100% सब्सिडरी है महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रूव होगा। साथ में ये कंपनी ने पिछले 4-5 साल में काफी बड़ा एक्सपेंशन किया है, अपना ब्रांच नेटवर्क डबल किया है, एम्प्लॉयज 60% से बढ़े, लेकिन इसका प्रॉफिट कहीं नहीं गया, वही लेवल पे है। तो मेरे ख्याल से अभी हम इसमें अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आने वाले 3-4-5 साल में इसका प्रॉफिट CAGR कम से कम 25% से ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो ये स्टॉक मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूं और रिकमेंड करूंगा। फंडामेंटली ये मजबूत खरीदा जा सकता है, ये मानना है इस वक्त। आज कुछ फाइनेंस कंपनी में वापस निचले स्तरों से रिकवरी आई और ये रिकवरी न सिर्फ M&M फाइनेंस में प्रतिबल कि आप देखिए L&T फाइनेंस 3.5% मजबूत है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2-2.5%, बजाज फाइनेंस फिर से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो NBFCs में एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से, लगता है लोग फिर से खरीदना शुरू कर रहे हैं। और इसी पर एक राय ली जाए, चार्ट्स में SKS ये भारत फाइनेंशियल के अलावा और कुछ मजबूत दिख रहा है रजत आपको, जहां आप तेजी करना चाहेंगे? बजाज फाइनेंस दिख रहा है। बजाज फाइनेंस में लग रहा है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट तो आना चाहिए। फिलहाल अभी देखिए इसमें खरीदारी भी हो रहा है। लगता है कि एक बार हम मार्च फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, उसमें 1070 1075 इस लेवल पे कल तक दिख जाएगा, ऐसा एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है। क्योंकि ये नीचे आज का जो लो है ये 1060 और 1027 और कल का जो लो था वो 1025 था। इसी को आप स्टॉप मान के कोई भी पोजीशन ले लीजिए, ऊपर में 1100 तक का एक मूवमेंट आपको मिल सकता है। ओके, 1100 तक के मूवमेंट के लिए बजाज फाइनेंस में करेक्शन हो चुका है पूरा, करें खरीदारी। ये राय रजत की। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के पार आएंगे आपको बताएंगे कुछ और शेयरों पर, खासतौर से मिड कैप IT शेयर है मजबूत, मेटल शेयरों में है कमजोरी। क्या कुछ एक्शन हो रहा है, क्या करना चाहिए आपको, इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और निफ्टी पर नजर डालेंगे, लेकिन ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जरा देख लीजिए जिस रफ्तार से ये शेयर बढ़ा है। फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर कंज्यूमर, आइनॉक्स लेजर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो आपको एक बार देखने चाहिए। पिछले कुछ मिनटों के दौरान बहुत तेज रफ्तार इन सारे शेयरों में हमने आते हुए देखी है। ब्रिगेड आपके सामने, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर कंज्यूमर और आइनॉक्स लेजर, ये कुछ स्टॉक आपको दिखाएंगे। और उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। इन स्टॉक्स पे हम आगे कॉल लेंगे अपने एक्सपर्ट्स की, लेकिन इस वक्त निफ्टी पर कॉल लेने का वक्त करीब आ चुका है। एक बार दुनिया के बाजारों का हाल देख लें और उसके बाद निफ्टी की बात करते हैं। आज 8950 के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी, जबकि यूरोप मिला जुला सा है, कोई साफ संकेत नहीं। अगर हम अमेरिका में आज के ट्रेड की उम्मीद देखने की कोशिश करें डाउ फ्यूचर से, तो ये भी फ्लैट है, कोई संकेत नहीं। डॉलर में आज हमने थोड़ी मजबूती आते हुए देखी है, लेकिन उसके बावजूद रुपया और ज्यादा मजबूत हुआ। तो निफ्टी के लिए फाइनली क्या कॉल्स आ रही है वो देखेंगे। ये डॉलर इंडेक्स इस वक्त आपके सामने 101.7 के थोड़ा नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और निफ्टी पर सर्वेंद्र श्रीवास्तव लगातार बेरिश बने हुए हैं। आज भी इनकी कॉल है शॉर्ट की। स्टॉप लॉस का लेवल होगा इनका 9006, यानी 9000 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तभी ये मानेंगे। 2 से 3 दिनों का नजरिया लेकर चल रहे हैं, तो यानी ये पूरा हफ्ता, आई होप कि शुक्रवार इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि शुक्रवार को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की उम्मीद की जा रही है, लेकिन गुरुवार तक तो ये कॉल सही साबित होगी, ऐसा ही लगता है। विवेक गुप्ता की राय बाई की है। 9020 के टारगेट 8915 ये है इनका स्टॉप लॉस। इस वक्त के बाजार को देखते हुए बाजार की छोटी सी रेंज को खेलने की कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है, जो कि काफी प्रैक्टिकल है। रजत, आप क्या कोई ट्रेड लेंगे? ये ऐसा तो कोई खास ट्रेड बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लेना है तो 8918 के नीचे स्टॉप लगा के बाई करूंगा। 8975 से लेके 8988 ये टारगेट उम्मीद करके एक लॉन्ग ट्रेड, क्योंकि जैसा आपने कह रहे थे कि अभी तक कोई सेल सिग्नल आया नहीं, तो इस हिसाब से सेल हम नहीं करना चाहते हैं। बट एट लोअर लेवल्स आई बाई एंड पुट अ स्टॉप लॉस एट 8918।
ओके, तो ये है कॉल फिलहाल रजत की ओर से बाय करने की 8,975 के टारगेट, 8,988 का दूसरा टारगेट और 8,918 ये है स्टॉप लॉस। बागले साहब क्या राय दे रहे हैं? आफ्टरनून प्रदीप, मैं भी बाय करने की सलाह दूंगा। तेजी का एक व्यू होता है 8880 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 9030। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कॉल्स आती हुई 8950 पर इस वक्त हम हैं, तो 8890 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 9030 के टारगेट के लिए आप यहां पर तेजी कर सकते हैं। और इस बीच क्रिकेट का मैच भी रोमांचक होता जा रहा है। एक विकेट की दूरी है भारतीय टीम और जीत के बीच या ऑस्ट्रेलियन टीम और हार के बीच, तो जरूर उस पर भी हमारी नजरें बनी हुई हैं और उम्मीद करें कि 3:30 के पहले मैच खत्म हो जाएगा और हम इसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। बाजार फिलहाल देखिए मिड कैप पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि दूसरे इंडेक्स अब भी कमजोर है। 2 लाख करोड़ के आसपास का कारोबार जो औसत से कम ही कहा जाएगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज एक स्टॉक है, कुछ देर पहले हम नजर डाल रहे थे, नए 52 वीक हाइज यहां पर बने हैं और काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ आज इस स्टॉक ने तेजी दिखाई है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे राजन, क्या आपका कोई व्यू है? प्रदीप, मैं एक्चुअली ये कंपनी ट्रैक नहीं कर रहा हूं, तो इस पे कमेंट कर नहीं पाऊंगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये चुनाव जब आखिरी दौर के मतदान हो जाएंगे कल और परसों, उसके बाद जो घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसके नोटिफिकेशन जारी होंगे और उसके बाद रियल एस्टेट में एक बड़ा बूम आने की उम्मीद की जा रही है। राजन, क्या इस नजरिए से आपने इस मामले को देखा है और इस सेक्टर में कुछ पसंद है आपको? डेफिनेटली प्रदीप, सेक्टर में 2 स्टॉक्स मेरे फेवरेट है और जिसमें मेरी पर्सनल पोजीशन भी है और मैंने एफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में काफी स्ट्रांगली आपके चैनल पे कहा है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा सेगमेंट होगा। ये जो टैक्स इंसेंटिव दिया गया हुआ है प्लस जो डेफिनेशन एफोर्डेबल हाउसिंग की चेंज कर दी है, 30 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया कर दिया है, तो इससे मुझे लग रहा है कि ये सेगमेंट में काफी बड़े बड़े प्लेयर्स अभी एंटर हो गए जो आज तक एंटर नहीं किया था। तो इसमें 2 स्टॉक्स मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसका परफॉर्मेंस लगातार अभी जो सिटीज में जहां पे भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया रहा है, और दूसरा स्टॉक जिसने एक्चुअली अभी तक एफोर्डेबल हाउसिंग में 2 प्रोजेक्ट कर चुके हैं वो है महिंद्रा लाइफ स्पेस। महिंद्रा लाइफ स्पेस का भाव चल रहा है करीबन 345 का। इसने 2 एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट किया इंडिया में, एक है बोईसर के बाजू में, बंबई के बाजू में बोईसर में, और दूसरा है चेन्नई में। और अरुण नंदा जी ने चेयरमैन स्टेटमेंट में क्लियरली कहा है कि एफोर्डेबल हाउसिंग विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर ड्राइवर ऑफ द कंपनीज ग्रोथ। तो मुझे लग रहा है कि महिंद्रा लाइफ स्पेस, जिसका मार्केट कैप हार्डली 1500 करोड़ है, ये बहुत ही बड़ा स्टोरी हो सकता है। और जहां तक गोदरेज प्रॉपर्टी का सवाल है, अभी इनका प्रेजेंस करीबन 15-18 सिटी में है, बट मुझे लग रहा है आने वाले 5-10 साल में हो सकता है ये 40-50 सिटीज में भी इसका प्रेजेंस बढ़ जाए। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले इन्होंने ये नोएडा में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, 6 लाख स्क्वायर फीट एक ही दिन में बेच दिया। पूना में मेरे ख्याल से 300 फ्लैट उन्होंने 2 महीने में बेचे। थाना में इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसमें भी 50% ऑफ द इन्वेंट्री उन्होंने बेच दी। तो सक्सेस मिल रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी को, एक जबरदस्त ब्रांड है। ट्रस्ट की जब बात करते हैं तो गोदरेज के ऊपर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी और महिंद्रा लाइफ स्पेस, ये मेरा 2 स्ट्रांग पिक रहेगा। और गोदरेज के केस में तो पेरेंट कंपनी की जो 1500 एकड़ लैंड है विक्रोली में, वो तो एक बड़ा कुशन है, जिससे मुझे लग रहा है आने वाले 20-25 साल में ये कंपनी सिर्फ वही प्रोजेक्ट से 12,000 करोड़ नेट प्रॉफिट टैक्स काटने के बाद, जो हमने कैलकुलेशन किया, 12,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट करेगी। कंपनी का मार्केट कैप अभी 7,500 करोड़ है। बाकी के प्रोजेक्ट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है ये 2 स्टॉक्स आने वाले सालों में मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे आपको। और इस बीच भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बेंगलुरु टेस्ट 75 रनों से जीत लिया। अनिल जी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल बधाई प्रदीप। और ये तो ऐतिहासिक क्षण है कि एक ही मैच में वापस कंगारुओं को हमने धूल चटा दी, बराबर हिसाब मुकाबला बराबरी का कर दिया। तो पहला मैच हारने के बाद थोड़े से लोगों के कॉन्फिडेंस थोड़े हिल गए थे, लेकिन कोलियन कंपनी ने इस बार फिर से कमाल दिखाया और चौथी इनिंग में जिस तरह की बॉलिंग हुई है इंडिया की तरफ से, श्रेय उसी को जाएगा, क्योंकि लग नहीं रहा था दोपहर तक, तो लगता था कि आराम से जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पिच में खड्डे हों, दरारें हों, लेकिन जो भी हो वो दोनों के लिए थी और दोनों ने चौथे दिन बैटिंग की। तो ये वाकई में एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है। ये अच्छा होता अगर पहला टेस्ट मैच जीत जाते तो 6-7 करोड़ रुपए की टीम इंडिया को एडिशनल कमाई हो जाती नंबर 1 बनने की। लेकिन नंदलेस जीत तो जीत है, सीरीज 1-1 से बराबर हुई। और एक चीज पक्की है प्रदीप,
अब ये सीरीज बेहद इंटरेस्टिंग हो गई। 2 टेस्ट मैच और है और मजा आएगा सीरीज देखने का। नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई जो होनी चाहिए एग्जैक्टली ये वो राफेल नडाल और रोजर फेडरर के मुकाबले जैसा मैच चल रहा है क्रिकेट में भी, तो बेहतरीन। चलिए आप सबको, हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को, सबको जीत की बहुत बहुत बधाई। प्रदीप आपको भी बधाई। बिल्कुल, लेकिन बाजार कोई खास सेलिब्रेशन के मूड में नहीं है, वेट एंड वॉच के मूड में है, और बाजार तो फ्राइडे ही सेलिब्रेट करेगा या शायद मंगलवार। बिल्कुल, बाजार के लिए वो इलेक्शन वाले मैच जीतना ज्यादा जरूरी है ताकि और आगे की राह बन सके। लेकिन फिलहाल इंटरेस्टिंग रुझान है कि हम कमजोर भी नहीं हो रहे हैं। निचले स्तरों से थोड़ी थोड़ी खरीदारी भी आती हुई दिख रही है, थोड़ी थोड़ी रिकवरी के संकेत हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग तो 8,900 9,000 यही रेंज है और इसके बीचों बीच में इस वक्त हम अटके हुए हैं। लेकिन बढ़िया बात है कि कमजोर नहीं होते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच मिड कैप आईटी शेयरों पर मैं राय लेना चाहता हूं आपसे। राजन, क्या कहीं कोई आपको मौका दिखता है खरीदारी करने का? आज वैसे तो दिग्गजों में भी थोड़ी खरीदारी हुई, देखिए टीसीएस बढ़ा है, विप्रो बढ़ा है और माइंडट्री, हेक्सावेयर ये शेयर मजबूत होते दिख रहे हैं। तो क्या खाली एक टेक्निकल बाउंस बैक समझे इनको या वाकई में आकर्षक लेवल पर आप खरीदेंगे? अनिल जी, मुझे मिड कैप आईटी से ज्यादा फ्रंटलाइन आईटी में ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज फ्रंटलाइन कंपनियां जब आपको इतनी सस्ती मिल रही हैं तो थोड़ा सा निवेश करना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। इन्फोसिस आपको 15-16 के प्राइस अर्निंग पे मिल रहा है, टीसीएस में 16,000 करोड़ का बायबैक है और ऊपर से 2850 के रेट पे बायबैक है और अभी करीबन 2450-2500 रुपए का दाम चल रहा है। अमेरिका से नीचे नहीं जाएगा, 18 के प्राइस अर्निंग पे चल रहा है। टेक महिंद्रा 14 के प्राइस अर्निंग पे मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड क्लास कंपनियां हैं। और H1B वीजा की जो बात चल रही है वो, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि पिछले पूरा साल फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाएगा करके मार्केट को काफी तोड़ दिया था, एफआई मनी पुल आउट करेगा। वैसे ही अभी H1B वीजा की बात चल रही है कि ये होगा तो आईटी को कुछ असर नहीं होने वाला है। फेडरल रिजर्व अगर रेट बढ़ाएगा तो उसका क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिकन इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। अमेरिकन इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। और इंडिया इटसेल्फ इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो डिजिटाइजिंग इंडिया इटसेल्फ इज अ ह्यूज एंड एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लग रहा है कि ये सब कंपनी का भावी एकदम सिक्योर्ड है और ये लेवल पे डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। और इस बीच मैच के कुछ और अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी इनिंग में 6 विकेट लिए, पहली इनिंग में 6 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए थे। और अश्विन के नाम में दम है एक्चुअली, नहीं? हमारे भी आप इतना बढ़िया जो इस सीएनबी से आवाज हमारा चैनल पसंद करते हैं, हमारे दर्शक, हम नंबर 1 है 12-16 से, उसके पीछे भी एक अश्विन है एक्चुअली। हमारे स्टूडियो डायरेक्टर अश्विन कुमार, जिनकी मेहनत आप स्क्रीन पर देखते हैं। और दूसरी मेहनत आपने अश्विन की देखी, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की है फिर से सेकंड इनिंग में। तो लगातार अश्विन शानदार बॉलिंग कर रहे हैं एक के बाद एक टेस्ट मैच में। तो आप श्रेय इस मैच का तो उनको दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं दिख रहे आप मैन ऑफ द मैच का? थोड़ी देर में होगा। वो मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि इस बार बॉलिंग दोनों ने अच्छी की, जडेजा ने भी और अश्विन ने भी, और बैटिंग में भी पुजारा और रहाणे वगैरह काफी इस बार दावेदार काफी हैं। तो देखते हैं किसको मैन ऑफ द मैच मिलता है। लेकिन एक और हमारे मैन ऑफ द मैच जैसे ही हमारे एक एक्सपर्ट है संजीव भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, इंडिया इन्फोलाइन के वाइस प्रेसिडेंट। भसीन साहब काफी लंबे समय से कह रहे थे खरीदारी कीजिए, बाजार में बड़ी तेजी, और अब वो कह रहे हैं कि बाजार में मुनाफा वसूली करने का वक्त है। तो भसीन साहब, प्रॉफिट बुकिंग अभी कर ली जाए या इलेक्शन के नतीजे देखकर करेंगे? हाँ अनिल जी, पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक इंडिया की वापसी में और विक्ट्री में। जैसे आपने कहा दैट द विक्ट्री इज रिवेंज विक्ट्री और बहुत स्वीट है। और उसी तरह से हमें लगता है शेयर बाजार भी अब 9,000 9,100 जरूर पार करेगा। तो अगर आप हमारी बात और आपके चैनल को देख रहे थे तो 7900 8,000 से अगर आपने निवेश किया है तो 9,000 पे जरूर नफा कीजिए, क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट वीक 2 अटकलियां हैं, एक इलेक्शन के रिजल्ट और दूसरा फेड की रेट हाइक। और चाहे वो काफी प्राइसिंग हो गई है, हमें लगता है जो भी रिजल्ट आएगा मार्केट एक ऊपर का गैप बनाएगा, फिर नीचे उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। तो दिस इज द टाइम टू बी कॉशियस, थोड़ा कैश रेज करिए, लेकिन नया हाई जरूर इस अगले हफ्ते तक हमें लगता है जरूर आएगा 9100 के ऊपर।
ओके, तो 9120 ये जो पिछले हाई है निफ्टी के, ये पार होंगे और इसके ऊपर के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए फिलहाल भसीन साहब काफी हद तक बुलिश है। लेकिन अब अगले 2-3 दिन काफी असमंजस वाले रहेंगे भसीन साहब, क्योंकि गुरुवार को फाइनली एग्जिट पोल आएगा और शुक्रवार को आप उस पर मार्केट में थोड़ी बहुत मूवमेंट देखेंगे। फिर फाइनली होली के बाद अब मंगलवार को नतीजा निकलने वाला है। तो इस दौरान क्या आपको लगता है कि ट्रेडर्स को थोड़ा दूरी रहना चाहिए? देखिए प्रदीप जी, ये 26 दिसंबर से ये मार्केट नॉन स्टॉप एक ही लाइन में चली है और जो साइड पे सूट शेयर थे और नेगेटिव बोलने वाले थे वो सब भुचंग के रह गए। अब तो ये है कि ऑपरेटर और जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन फॉरेनर्स जो रह गए इस रैली में और जो रेगुलर सेलर्स थे वो अब बड़े एक्सट्रीम बायर्स हो गए। सो हमारे को कोई मंदी का ज्यादा कारण नहीं दिखता। द रुपी इज वेरी स्ट्रांग, ग्लोबली रैली बहुत स्विफ्ट और फास्ट है। और आप देख रहे हो कि वेदर इट्स कमोडिटीज, वेदर इट्स इंफ्रा एंड वेदर इट्स बैंक्स, ग्लोबली दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। डोमेस्टिकली हमें पता है कि कंजम्पशन इज पिकिंग अप इन अ बिग वे। यहाँ पे अब अटकलियां लगी है कि गर्मी बहुत सिवियर रहेगी तो व्हाइट गुड्स और कंजम्पशन की प्लेस में एक फिर रिन्यूड बाउट ऑफ प्रॉफिट बाइंग आया है। तो आई थिंक स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, बट 9000 पे थोड़ा सा आपको प्रॉफिट वसूली जरूर करनी चाहिए। आगे के लिए मार्केट तेज रहेगा, लेकिन एक बारी एक बाउट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो अगर आपने कैश रेज किया है तो करेक्शन पे आप फिर री एंटर कर सकते हैं। ओके, किस हद तक करेक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे? नहीं, पहले न्यू हाई बनेगा, उसके बाद आई थिंक 8500 तक मार्केट आ सकती है एक बारी के लिए। दैट विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट। हम अभी भी रीइटरेट करते हैं कि ये जो 9000 है ये सिर्फ टच करने के लिए नहीं आएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एंड ऑफ जून तक आपको जरूर 9800 से 10000 दिखेगा। तो मार्केट में लॉन्ग टर्म बुलिशनेस है। शॉर्ट टर्म में क्योंकि इट हैज ऑलरेडी रीच्ड की लेवल्स, यहां से एक बारी के लिए इवेंट डिस्काउंटिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है, लेकिन इवेंट के बाद देखते हैं इस इवेंट का क्या असर पड़ता है। उसके बाद 15 तारीख को ब्याज दरों पर भी फैसला होना है अमेरिका में, वो भी लगभग तय है कि बढ़ने वाली है। तो 16 तारीख का सेशन भी बाजारों के लिए काफी अहम रहेगा। ये एकदम साफ संकेत है आपके लिए इस वक्त। लेकिन जिस स्टॉक की बात अभी थोड़ी देर पहले रजत कर रहे थे, क्या स्टॉक पकड़ते हैं आप, मतलब गजब करते हैं। 558 रुपए पे ये जस्ट डायल ट्रेड कर रहा था। आपने कहा कि बिना पूछे कि ऐसा ही एक पैटर्न दिख रहा है। देखिए 585 595 होकर आया है इतना जल्दी, ये सोचा था आपने? देखिए ये अभी जो मूवमेंट दिया है ये यही दिखा रहा है कि क्वार्टरली चार्ट में जब रिवर्सल आता है तब उसी में एक्चुअली लोग फिर से पोजीशन लेने की सोचते हैं और वो सोच के अनुसार अभी ये जो पोजीशन बिल्डअप हो रहा है वही दिख रहा है और इसका री रेटिंग हो रहा है एक्चुअली। आई मीन पीपल आर गेटिंग वेरी बुलिश अबाउट इट। ये इत्तेफाक है कि मैंने जब कहा उसी के बाद से 558 से 595 तक पहुंचा दिया। रजत, आपके ये इतने सालों का अनुभव है, इसीलिए आप कह रहे थे कि ये दिन वाले चार्ट मत देखिए, लंबे चार्ट देखिए। ये फर्क है छोटी और बड़ी सोच में, और यही फर्क है दूसरों में। वागले साहब भी लगातार पिछले कई दिनों से जस्ट डायल हर रोज सुबह। वागले साहब आज सुबह भी बात हुई थी जस्ट डायल की हमारी, राइट? जी अनिल जी बिल्कुल, और मैं बीटीएसटी में कवर करने वाला था लेकिन अभी वो हाथ से निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सुबह कवर हुआ है, पिछले कई दिनों से लगातार कवर हुआ, तो अच्छी तेजी बन गई प्रदीप आज। बिल्कुल। और अब बीटीएसटी की बात जैसे कि वागले साहब कह रहे हैं, शुरू करते हैं बीटीएसटी कॉल। सबसे पहली सिमी भौमिक की ओर से आती हुई सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक कोलगेट पर बाय कॉल दे रही है। 939 और 945 के टारगेट, 915 पे एक स्टॉप लॉस लगाने की भी राय है। कावेरी सीड्स 510 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करें, टारगेट 534 और फिर 540। इसके साथ ही विशाल मलकान ये कह रहे हैं कि माइंट्री खरीदी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि देखिए मिड कैप आईटी शेयर जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। 505 के लक्ष्य के लिए कल के लिए तेजी करने का उनका इरादा है। 474 पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और बैटरी शेयरों में अच्छी तेजी है, चाहे फिर वो एक्साइड हो या अमरा राजा के लिए एक बीटीएसटी कॉल बन रहा है विशाल की तरफ से। वो कह रहे हैं कि 885 ये होगा टारगेट, 835 के स्टॉप के साथ। बिल्कुल। और रजत, आपके बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल्स?
देखिए मेरा BTST में 2 काउंटर है। एक तो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसके बारे में मैंने पहले ही कह चुका हूँ। 787 के नीचे स्टॉप लगाइए। 846 से 854 का दोनों टारगेट मान के इससे ऊपर भी जा सकता है। और HDFC बैंक, देखिए इतना दिनों से रिलायंस अभी लीडरशिप दे रहा था, लेकिन सिर्फ रिलायंस की बलबूते पे वसीम साहब का वो 9100 नहीं जाएगा। उसके लिए HDFC ट्विंस को आना पड़ेगा और उसमें एक पेनेंट जैसा फॉर्मेशन वागले साहब मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन मुझको तो लगता है एक बुलिश पेनेंट इसमें बन रहा है। एक ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है HDFC बैंक में। उसी का उम्मीद पे मैं 1373 का स्टॉप लॉस लगा के 1396 और 1407 का टारगेट मान के HDFC बैंक में बाई कॉल दे रहा हूँ। इन दोनों में मेरा कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन मेरा क्लाइंटों को पोजीशन हो सकता है। ओके, वागले साहब क्या कहेंगे आप? प्रदीप, मैंने सुना नहीं, कौन सा स्टॉक आपने कहा? आपके BTST या STBT वागले साहब? हाँ, ओके। मेरे दोनों ऑब्वियसली BTST रहेंगे। पहला तो होगा L&T फाइनेंस होल्डिंग, स्टॉप लॉस 118, टारगेट 126, और दूसरा होगा कावेरी सीड्स KSCL, जो 518 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 537। ओके, तो कावेरी सीड्स भी एक और स्टॉक है जो बड़ी तेजी दिखा रहा है। 20% ओपन इंटरेस्ट और 4% आज प्राइस में बढ़त साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जो कुछ बड़े एक्शन में। अदानी पावर पर एक राय लेना चाहता हूँ वागले साहब, चूंकि सुबह के शो में बात हो रही थी और खरीदारी करने की राय भी आई थी। ये बताइए, अब जिनके पास पोजीशन है 5% बढ़ा हुआ है, मुनाफा वसूली करें या कल के लिए कैरी कर सकते हैं? अनिल जी, कंफर्टेबल रहूंगा कल के लिए कैरी करेंगे तो भी। कोई पैटर्न में वैसे कोई भी वीकनेस नहीं है। करंटली 40.50-60 है, मुझे लगता है ये 42-43 तक जा सकता है। 2-3 दिन का व्यू है। अगर कल के लिए बात करें तो 4150, 4180 का टारगेट होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़े और नजर डालें कुछ और स्टॉक्स पे जहां पर इस वक्त हम काफी हद तक हलचल देख रहे हैं। और जाते जाते किन शेयरों में है आज इंटरेस्ट, इंडेक्स की पहले बात करते हैं। ONGC में अब कुछ मजबूती आते हुए देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल काफी तेजी से मजबूत होता हुआ, तो सन फार्मा में कुछ खरीदारी और TCS में भी। तो ये कुछ ऐसे दिग्गज स्टॉक्स हैं जो फिलहाल निफ्टी की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय तो देखिए निचले स्तरों से काफी शार्प रिकवरी आई है। क्या भारतीय भी, रजत, आपको लगता है कि एक BTST हो सकता है? देखिए भारतीय में BTST आप कर सकते हैं, और लेकिन मैं जो सोच रहा हूं कि भारतीय रिलायंस को छोड़ के और एक स्टॉक है जिसमें अब देखिए पिछले 8 सालों में इसमें कोई खास मूवमेंट आया ही नहीं। ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट करके अभी भी चल रहा है। तो इसमें अभी आप फिलहाल BTST करने से आपका 372, 374 तक टारगेट होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 355 के नीचे लगाने से बेहतर रहेगा। वैसी स्टॉप लॉस मान के आपको भारतीय में पोजीशन बनाना चाहिए। ओके, भारतीय में बेहतर रिकवरी आ चुकी है निचले स्तरों से। तो टेलीकॉम स्टॉक्स में प्रदीप वही हो रहा है, ज्यादा देर तक कमजोर रहता नहीं है, थोड़ा करेक्शन आता है वापस निचले स्तरों से। टेलीकॉम की लीडरशिप तो अब रिलायंस से आएगी। बिल्कुल 1327 वाला रिलायंस 1310 है, ये भी 15-17 रुपए नीचे है। वागले साहब खरीदेंगे इस लेवल पर? अनिल जी, एज अ पोजिशनल व्यू मैं कोई भी लेवल पर रिलायंस खरीदने के लिए तैयार हूं, और लेकिन ये कह नहीं सकता कि और थोड़ा नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। 1250, 1260 वो लेवल आएगा तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, उससे तो नीचे मुझे लगता नहीं है। इरोज इंटरनेशनल और आइनॉक्स लेजर, ये 2 स्टॉक आप देखिए आखिरी मिनटों में भी यहां पर जबरदस्त खरीदारी चल रही है। पिछले 15-20 मिनटों के दौरान नए हाइस और काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ हाइस बनते हुए नजर आए हैं इन दोनों पे ही। राजन, अगर आप इस सेक्टर पर नजर रखते हो, क्या आपको ये दोनों स्टॉक्स पसंद है या कुछ और? प्रदीप, एक्चुअली PVR में हमने एक जबरदस्त मूव देखी थी एक्चुअली। तो उसके वैल्यूएशंस में अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से 45-50 के PE पे PVR चल रहा है। तो इसका थोड़ा सा स्पिल ओवर इफेक्ट तो आइनॉक्स पे आएगा ही, तो इसलिए आइनॉक्स भी मेरे ख्याल से कैचिंग अप कर रहा है। बाकी ऑनेस्टली मैं ये सेक्टर को इतना ट्रैक नहीं कर रहा अभी, बिकॉज उसके वैल्यूएशंस ये सेक्टर के थोड़े मुझे रिच लग रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा ये सेक्टर को। ओके, ये आज अच्छा, इस बीच ये ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रही है, जैसा
तो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, देखिए मैन ऑफ द मैच तो अश्विन ही होंगे फाइनली। हाँ, क्योंकि जिस अश्विन को हम जानते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी इसी अश्विन की तरह ही है। तो बिल्कुल उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की, सबसे बढ़िया बात जो लगी है मुझे चौथी इनिंग में जिस तरह की बॉलिंग अश्विन ने की है ना, अब ये बाकी बची हुई सीरीज में, पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलियंस को उनका खौफ रहेगा कि हम कितना स्कोर बना ले, अगर चौथी इनिंग जो खेलनी पड़ गई तो अश्विन छोड़ेंगे नहीं, जब पिच में दरारें पड़ जाएंगी। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात जो की है, मैं बताऊं इस पूरी सीरीज में कि पहला मैच हम बहुत बुरी तरह से हारे, मतलब बहुत ही गंदा था वो तो, कि पुणे वाला, उसके बावजूद कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ा, पिच नहीं तो इसमें ये हो सकता था कि ऐसी पिच बनाते जिस पे आराम से 400-500 बना और ड्रॉ भी करा ले तो एक अचीवमेंट है इतनी बुरी हार के बाद। लेकिन उसके विपरीत पिच वैसी ही बनाई जो टर्न करे, टर्न हुई और उस पर जीत के दिखाया। तो टॉस क्रूशल था, इस बार टॉस हमने जीता। हम याद है ना, वीकेंड मस्ती पे यही कह रहे थे कि विराट कोहली को एक ही काम करना चाहिए, टॉस की प्रैक्टिस करनी चाहिए नेट में। बट एनीवे, जीत तो जीत है और ये तो बेहतरीन जीत है। और खासतौर से ये जीत जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो तो बहुत बड़ी मानी जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ही बड़ी प्रोफेशनल टीम है, किसी भी लेवल पर आसान काम नहीं। लेकिन 8 विकेट लेने के बाद अश्विन तो इसके बिल्कुल साफ तौर पे सबसे अहम कैंडिडेट थे और उनको ये मिलता हुआ। लेकिन बाजार अब आखिरी मिनटों में आ चुका है और 8 मिनट बाकी हैं कुल यहाँ पर भी आज का ट्रेड पूरा होने में। तो आइए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां हम मूवमेंट्स देख रहे हैं। और आप देखिए रेमंड्स और बॉम्बे डाइंग, ये दोनों ही स्टॉक्स, अगर रजत आप नजर डालें, क्या कहेंगे? देखिए रेमंड बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लगता है कि ये एटलीस्ट एक क्वार्टरली हाई तो बनाने वाले हैं। कुछ दिनों पहले जो 657 का लेवल, 657.90 ऐसा कुछ बनाया था, उसी को पार कर जाएगा। ये आज के दिन नहीं हो तो कल कर जाएगा, क्योंकि इसका मूवमेंट जो है बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये एक पूरा सॉसर जैसा फॉर्मेशन कंप्लीट करके अभी ऊपर जाने की तैयारी में है, ये मुझको अच्छा लगता है। और दूसरा कौन सा था अनिल जी? बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे डाइंग देखिए ऊपर से वो सस्टेन नहीं कर पाया। रेमंड इसके बराबरी पे, रेमंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बॉम्बे डाइंग ऊपर खुल के ऊपर जाके फिर नीचे एकदम दिन के लो के आसपास बंद कर रहा है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग की कर लेना चाहिए और रेमंड में पोजीशन कैरी करके ले जाना चाहिए। अच्छा भसीन साहब, ये कल खुल रहा है आपका डीमार्ट का आईपीओ और फ्यूचर रिटेल 9% ऊपर है, क्या खरीदना है? फ्यूचर रिटेल या फिर डीमार्ट के आईपीओ में पैसा लगाना है? तो खैर आपके यहाँ ही 125-30 में बहुत जोर से रिकमेंड किया था, 6 महीने हो गए, आज 70% की रिटर्न हो गई है अनिल जी। तो आपको आपके यहाँ ही चैनल अगर कोई देख रहा है तो उसने जो डीमार्ट में बेचारा लगाएगा और पता नहीं मिले ना मिले, वो सब फ्यूचर रिटेल ने दे दिया है। वी स्टिल थिंक फ्यूचर रिटेल कैन टच 225, लेकिन अगर आप लेके रखे हैं तो इसमें 50% प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए। So that call has played out brilliantly. Future retail has been an outperformer. It is up almost 70% in the last 6 months. और हम अभी भी सोचते हैं कि इसमें अभी एक 10% का अप मूव रह गया है, बट अभी हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ हाइप। और हमें लगता है वंस द प्राइसिंग ऑफ डीमार्ट टेक्स प्लेस वील टेक इट मोर फ्रॉम देयर। ओके, राजन आपकी क्या कॉल है इस पे डीमार्ट पे? डीमार्ट का पिछले साल का प्रॉफिट करीबन 320 करोड़ आया था और अगर आप पिछले काफी वर्षों का एवरेज ग्रोथ देखें डीमार्ट का, तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो 50% से उसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर आप उसे 50 का भी पी देते हो लिस्टिंग पे, तो मेरे ख्याल से 16,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिस्ट होगा, तो सर्टनली पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन कितना अलॉट होगा वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट ओवरऑल ये कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगा आने वाले काफी सालों के लिए, बिकॉज इसका प्रेजेंस अभी हार्डली थोड़ी ही सिटीज में है, तो अपसाइड तो बहुत ही ग्रोथ अपसाइड तो इसमें बहुत ही बड़ी है। तो आप जो जिस तरह से वैल्यूएशन बता रहे हैं राजन, अगर मान लीजिए कि मिल ही जाए, अलॉटमेंट हो जाए जिसको, तो उसके लिए फिर आप रुके रहने की सलाह देंगे? वेल इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म का है तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने ही वाली है, तो इसमें बने रहे। लेकिन डिपेंड्स लिस्टिंग क्या भाव पे होता है। मेरा अंदाज है कि इसका मार्केट कैप लिस्टिंग पे करीबन 16,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर 320 का प्रॉफिट आया था और मेरे ख्याल से FY18 के लिए हो सकता है 500 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट आए, तो अराउंड 32 टाइम्स दी अर्निंग अगर FY18 लेते हो तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है। अगर उससे ऊपर होता है
तो फिर आपको कॉल लेना है कि आपको एक स्टॉक जो थोड़ा रिचली प्राइस्ड है उसे होल्ड कर रहा है, बिकॉज कभी कभी कोई स्टॉक जो होता है वो रिचली प्राइस्ड होता है, लेकिन वो फिर आने वाले 3, 4, 5 साल के लिए भी वही रिचली प्राइस्ड रहता है। तो 16,000 करोड़ के ऊपर मैं देखूंगा अगर लिस्टिंग होता है तो फिर कॉल लेना है कि हमें बेचना है या कैसे क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है या री एंटर करना है लोअर लेवल्स पे अगर मार्केट में कभी करेक्शन आए और ये स्टॉक नीचे आए तो महंगा रहेगा। ये बड़ी बात है कि देखना ये होगा प्रदीप की लिस्टिंग पे बेचता कौन है, क्योंकि बेचना किसी को नहीं, ये बात है। लिस्ट 150-200 रुपए लिस्ट ऊपर होने के बाद 450-500 की रेंज में अगर लिस्ट होता तो उसके बाद होगा क्या, वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक स्टॉक जो बड़े एक्शन में दिख रहा है वागले साहब, आपका एक और घोड़ा बड़ी तेज दौड़ लगा रहा है आज, डेल्टा कॉप। देखिए 10% का उछाल हो गया, कल के लिए खरीदेंगे इसे अब? जी पैटर्न तो पॉजिटिव है, बिल्कुल खरीदूंगा। फ्रेश ब्रेकआउट है, मुझे लगता है अभी के मुंह में ये 210 तक जाने की ये रखता है, पोटेंशियल रखता है। 160 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 205-210। भसीन साहब देखिए, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट के इशू भरने का असर ENIL पे दिख रहा है और अभी यहाँ पे तेजी से उछाल आया है, करीब 4% का एक अपस्विंग अगर हम ENIL का स्टॉक भी देख पाए। क्या कॉल है आपकी इन दोनों पे? I don't cover this sector, so it will be difficult. But if you are playing the consumption or the media play, तो हमारा दो उस पे बाइज रही हैं। One is Z and the second is Dish TV. Dish TV को हम 85-87 रुपए से काफी टाइम से रिकमेंड कर रहे हैं। We think Dish TV is poised to hit 115 by this Diwali. अच्छा भसीन साहब, ये बताइए कोई बड़े बड़े डिविडेंड देने वाली कंपनियां कुछ खरीदेंगे? कोल इंडिया ने 18 रुपए 75 पैसे दिया। अभी भी NMDC में खबर आई, देखिए 4 रुपए 25 पैसे या 4 रुपए 15 पैसे ये इंटरिम डिविडेंड NMDC ने दिया है। कुछ पसंद है आपको? नहीं, दोनों ही पसंद है। ऑफ कोर्स अब NMDC हमारे रिकमेंड प्राइसेस काफी बढ़ चुका है, बट दैट्स द बेस्ट प्रॉक्सी टू प्ले द लोकल स्टोरी। एक MI और मैंगनीज आयरन ओर को भी आप जोड़ सकते हैं। आई थिंक ये एक तो डिविडेंड प्ले हो गया, एक इनकी आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग रख रही है, बिकॉज वी थिंक कोल प्राइसेस आफ्टर बॉटमिंग आउट अब एक अपसर्ज दिख रहा है एंड वॉल्यूम विल बी द अदर क्राइटेरिया जो कोल इंडिया को ड्राइव करेगा। साथ में जो आपने कहा डिविडेंड इनकम ऑलरेडी उसमें है, तो ये तीनों शेयर हम काफी जोर से रेकमेंड करेंगे, क्योंकि 9,000 के लेवल पे एक तो डिविडेंड की सेफ्टी है, एक इनमें रिलेटिव ओनरशिप पैटर्न थोड़ा कम है एज फार एज द रिटेल इन्वेस्टर गोज। सो कोल इंडिया, NMDC एंड MOIL, ऑल थ्री वी वुड रिकमेंड टू बाय ऑन डिक्लाइन। ओके, इस बीच आप देखिए NMDC के बोर्ड ने 4 रुपए 15 पैसे इंटरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है और साथ ही साथ DCB के बोर्ड ने यहाँ पर एक QIB को मंजूरी दी है। ये QIP इशू करीब 400 करोड़ का आने की उम्मीद है। तो आज आखिरी मिनटों में ये खबरें फिलहाल आपके लिए आती है। स्टॉक 1% नीचे है, खबर आने के बाद इनफैक्ट घटा है। DCB घटना चाहिए क्योंकि इक्विटी डायल्यूशन 4,000 करोड़ का बता रहे, कितना बताया? 400 करोड़। 400 करोड़ का, ओके 400 करोड़ का, ठीक है। तो 400 करोड़ का इशू लाने की तैयारी। इस बीच बाजार आखिरी सेकंड्स में है, 60 अंक नीचे सेंसेक्स है। निफ्टी 8,950 से थोड़ा सा नीचे बंद होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट बंद होगा और बैंक निफ्टी 20,600 के ऊपर बंद होगा, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। इस वक्त अगर आप देखें तो क्लोजिंग सेशन है आपके लिए, लेकिन आज कुछ मिड कैप्स बड़े ही खराब परफॉर्मर रहे हैं। जस्ट डायल बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन, 9% का बड़ा उछाल, और ये उछाल मैच 15 मिनट में आया है रजत बोस के रिकमेंडेशन के बाद। 458 रुपए पर रजत ने रिकमेंड किया। देखिए देखते ही देखते 20 मिनटों में ये शेयर 558 में रिकमेंड किया और 590 तक पहुंचा, यानी कि 35 रुपए की एक बड़ी छलांग गई। इसके अलावा अदानी पावर, कावेरी सीड्स, माइंट्री जैसे शेयरों में अच्छी उछाल दिखी। NBFC शेयर काफी मजबूती से बने हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मेटल शेयरों में आई है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग टेलीकॉम शेयरों में आई है और कुछ चुनिंदा बैंक्स कमजोर होकर बंद हुए हैं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर कंज्यूमर, डेल्टा कॉप, ये कुछ एक शेयर है जिनके लिए आज का सेशन काफी बेहतरीन। मिड कैप शेयरों में रियल एस्टेट शेयरों के लिए भी अच्छा दिन था। कोल्टे पाटिल 5%, रेमंड्स, बॉम्बे डाइंग जैसे शेयर अच्छी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी को हटकर देखें तो काफी कुछ एक्शन रहा बाजार में पॉजिटिव साइड पर। बिल्कुल काफी पॉजिटिव कह सकते हैं हम इस लिहाज से। ढेरों मिड कैप्स में और खासतौर पे जो खरीदारी आई है वहां पे वॉल्यूम ज्यादा बेहतर दिखाई दिया है। बिकवाली वाले काउंटर्स पे कोई ऐसा बिकवाली का दबाव नहीं है। मेटल को अगर आप छोड़ दें, ये एक सेक्टर केवल है जहां पे अच्छी खासी मंदी होती हुई फिलहाल नजर आई है। इजाजत लें इसके पहले रजत, क्या लग रही है आपको आगे की चाल?
जैसा मैंने कहा, अभी भी तो रिजल्ट के आने के पहले दायरे में चलेगा, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया उम्मीद जैसे होते हैं उसी की तरह, तब तो काफी अच्छी गैप के साथ एक नया टॉप बनेगा, और नहीं तो गैप डाउन होके एक करेक्शन होगा, बट वो एक करेक्शन ही रहेगा, ऐसा ही उम्मीद करके ही चलना पड़ेगा। फिलहाल लॉन्ग लेके जाने के सलाह दे रहे हैं, तो आज तो दिया है, बट शुक्रवार के थर्सडे अंत में हम कोई पोजीशन नहीं लेके जाएंगे। ओके, चलिए आप सबसे विदा लेने का वक्त है। रजत, बसीन साहब और राजन भाई और साथ ही वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए और आखिरी सौदा में हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। और देख लेते हैं अब स्टॉक 2020 का रिजल्ट। और टेस्ट मैच की बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ ही हमारे कैप्टन की भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही। फोटो फिनिश में जीते हैं नीरज वाजपेयी 1.25% के रिटर्न के साथ। हेमंत की टीम ने भी 1% से ज्यादा की कमाई आज के सेशन में की। देखिए कौन से स्टॉक्स, टीम लीज, बॉम्बे डाइंग, PNC इंफ्रा, रुचि सोया खरीदने की राय सही और सटीक साबित हुई है नीरज की। और वहीं हेमंत की टीम में नजर डालिए कौन से शेयर आज बड़े दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखे, जिनकी वजह से उनकी भी रिटर्न अच्छे आए। अदानी पावर, एस्कॉर्ट, स्पाइस जेट, रिलायंस पावर पर उनका भरोसा था आज सुबह सुबह। और हम आपको बता दें कि रिलायंस म्यूचुअल फंड और CNBC TV 18 मिलकर आज म्यूचुअल फंड डे मना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होंगे पहला कदम देखते हुए, और अगर नहीं कर रहे तो आज से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कीजिए और अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने की 7 तारीख को आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। हर महीने की 7 तारीख को हम म्यूचुअल फंड डे मनाएंगे और आपको याद दिलाते रहेंगे कि आज आपके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश का मौका है। ज्यादातर लोगों को सैलरी मिलती है 7 तारीख को, और 7 तारीख को जैसे सैलरी आए एक इंस्टॉलमेंट आपकी म्यूचुअल फंड में निवेश में SIP के तौर पर जानी चाहिए। फिलहाल आज के सेशन की समाप्ति मामूली कमजोरी के साथ, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट्स टॉप 20। नमस्कार।